हेलो। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हो। आज की क्लास में हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ग्रंथियाँ स्टार्ट करी थी और ग्रंथियों में अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ साथ हमने क्या पढ़ लिया था, पीनियल ग्रंथि पढ़ ली थी और हाइपोथैलेमस पढ़ लिया था। इसके बाद में आज की क्लास में हम आगे की क्लास में स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। जिस बच्चों ने ये पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला ग्रंथियों का एक वीडियो देख लें। और ये आज की क्लास है ग्रंथियों की 2। आपको बहुत मजा आने वाला है और आपका एक एक क्वेश्चंस, कोई भी एग्जाम दीजिए आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। पीयूष ग्रंथि की हम लोग बात करते हैं। देखो, पीयूष ग्रंथि के उपनाम अगर हम बात करें कि इसके उपनाम क्या क्या हैं, तो इनके जो उपनाम हैं वो पहला तो है मास्टर ग्रंथि। इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां है ना, जितनी भी, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या करती है? नियंत्रण करती है। सभी अंतःस्रावी ग्लैंड का क्या करती है? कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि का जो नियंत्रण करता है ना, वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। किसको? हाइपोथैलेमस को। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा जो नाम है वो बोला जाता है, इसको सेल ट्रसिका बोला जाता है। टेल सर्की सेल ट्रसिका ग्रंथ में पाई जाती है, तो इसको सेल ट्रसिका भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और नाम है इसका, बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा, बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा। तो देखो क्या क्या हुआ इसका नाम। मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, सेल ट्रसिका कहा जाता है, बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात देखो, पहली बात तो उपनाम हो गया। इसके बाद देखो सेकंड है ना आपकी, ये दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड है, ये दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। पहली ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? पीयूष ग्लैंड है। इसी को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके बाद देखो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि, एक पॉइंट आपको ये याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड कौन सी है, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि है। ठीक है भाई। इसके बाद में सबसे ज्यादा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो कौन सी ग्रंथि से होते हैं? इसी से होते हैं। सबसे ज्यादा हार्मोन जो स्रावित होते हैं वो किससे होते हैं? पीयूष ग्रंथि से होते हैं। और कितने होते हैं? 11। अभी इनकी चर्चा करेंगे हम लोग, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद में पीयूष ग्रंथि का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो आप बताएंगे मटर के दाने के समान होता है। मटर के दाने के समान कितना होता है? मटर के दाने के समान होता है पीयूष ग्रंथि का। और मटर का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? पाइसम सेटाइवा, पाइसम सेटाइवा। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है मटर का रासायनिक नाम बताओ, तो वो होता है आपका पाइसम सेटाइवा, मटर का रासायनिक नाम। पीयूष ग्रंथि का जो वजन होता है ना, वजन वो होता है 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम।
ठीक है। पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। आकृति कैसी होती है? मटर के दाने के समान। मटर का रासायनिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवा। सबसे ज्यादा हार्मोन स्रावित कौन सी ग्रंथि से होती है? तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड कौन सी है? तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के उपनाम क्या है? मास्टर ग्लैंड, सेल ट्रसिका, बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा और पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो में अगर आप लोगों ने एंड तक देखा है वीडियो को, तो जितना आपको पढ़ाया जाएगा पीयूष ग्लैंड से, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व होंगे पीयूष ग्रंथि के अंदर। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। बस आप तो वो वीडियो में बने रहें और साथ के साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलें, ताकि सारी चीजें आप लोग अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है भाई। क्लास में हम लोग बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का जो लोकेशन होता है ना, स्थिति कहाँ होती है पीयूष ग्रंथि की स्थिति? पीयूष ग्रंथि का तो आप बताएंगे ये कहाँ होती है? आपकी ब्रेन में होती है। क्या होती है भाई? कहाँ पाई जाती है पीयूष ग्रंथि? ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है। ये दो पालियों में विभाजित होती है भाई। ठीक है। पीयूष ग्रंथि होती है वह यह दो पालियों में विभाजित होती है, दो लॉब्स में विभाजित होती है, दो पालियों में विभाजित होती है, और इसकी आकृति होती है वो मटर के समान इस तरीके का होता है ये। ठीक है। ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग ये होता है अग्र भाग। कौन सा भाग होता है? अग्र भाग। और ये वाला जो होता है ना, ये होता है पश्य भाग। अब इन दोनों जो अग्र भाग और पश्य भाग, इन पे जो कंट्रोल होता है, अग्र और पश्य भाग, इन दोनों पे जो नियंत्रण करता है, वो नियंत्रण होता है किसका? तो आप बताएंगे सर ये हाइपोथैलेमस का नियंत्रण होता है, जिसको क्या कहा जाता है? मास्टर कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि कितने भागों में बटी होती है? दो भाग में, अग्र भाग और पश्य भाग। इन दोनों भागों का जो नियंत्रण होता है अग्र और पश्य भाग का, वो नियंत्रण किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। अब जो इसका जो पश्य भाग है ना, इस पश्य भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और अग्र भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इन सब की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपका जो पश्य भाग होता है, इससे निकलता है एक हार्मोन निकलता है, वो निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है ये हार्मोन? इसको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बहुत बार एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या आ चुके हैं, इन सारे क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। ठीक है। एक होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच बोला जाता है इसको, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इससे एक बीमारी होती है, उस बीमारी की भी हम लोग चर्चा करेंगे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन से। ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? मूत्ररोधी हार्मोन भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्ररोधी हार्मोन भी कहा जाता है। इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को डिटेल से। तो पश्य भाग से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? दो हार्मोन। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन, जिसको क्या कहा जाता है? मूत्ररोधी हार्मोन भी कहा जाता है। अब आप बात करते हैं हम लोग किसकी? अग्र भाग से, कि भाई अग्र भाग से कौन कौन से हार्मोन है वो स्रावित होते हैं, इन सब की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है भाई। अब देखो कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला एक तो ग्रोथ हार्मोन, जिसको क्या कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है, एक होता है टीएसएच हार्मोन। इसको बढ़ाऊंगा मैं डिटेल से, क्या होता है? ठीक है भाई, टीएसएच हार्मोन। ठीक है भाई। एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तीसरा जो होता है ना, वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है भाई। इसके बाद में एक होता है आपका ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन,
ACTH हार्मोन, एक होता है लंबाई वाला हार्मोन LH हार्मोन, LH हार्मोन। तो देखिए आपकी जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि के दो भाग हो गए, एक तो हो गया अग्र भाग हो गया और एक हो गया पश्य भाग। अग्र भाग से आपका GH हार्मोन, TSH हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ACTH हार्मोन, LH हार्मोन। इसके अलावा आपका जो पश्य भाग है, इस पश्य भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ADH हार्मोन, इतने हार्मोन हैं। वो आपसे कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। एक और हार्मोन होता है PRL हार्मोन। मेन इंपॉर्टेंट इतने आपको पढ़ने हैं, बाकी से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन, फिर ADH हार्मोन पढ़ेंगे, उसके बाद में GH हार्मोन, TSH हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ACTH हार्मोन का क्या काम है, LH हार्मोन का क्या काम है, PRL हार्मोन का क्या काम है। ठीक है, और अगर आप एक और देखना चाहो तो FSH हार्मोन भी होता है, FSH हार्मोन भी। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा देंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दोस्तों आगे की क्लास में हम लोग बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या हार्मोन है, ये क्या क्या काम करता है। देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है, पहला पॉइंट तो ये याद करना है, प्रसव पीड़ा को कम करने वाला हार्मोन। प्रसव पीड़ा को कम करने वाला हार्मोन, लेबर पेन को कम करने वाला हार्मोन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रसव पीड़ा को कम करने वाला हार्मोन। औरत को डिलीवरी से पहले जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और डॉक्टर उसे जब बोतल चढ़ाता है तो उस बोतल में कौन सा हार्मोन कौन से हार्मोन का इंजेक्शन देता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ताकि प्रसव पीड़ा में जो पेन होता है उस पेन को क्या किया जाए? कम किया जाए। प्रसव पीड़ा को कम करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? यही हार्मोन होता है। इसके बाद में इसका उपयोग, दूसरा इसका यूज होता है, देखो गाय व भैंस का कृत्रिम रूप से दूध निकालने के लिए गाय व भैंस का कृत्रिम रूप से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगता है। किसका भाई? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। बात समझ में आई? इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? पिटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, अगर ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन नहीं दिया जाएगा तो ऑप्शन मिलेगा पिटोसिन हार्मोन। पिटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव पीड़ा को कम करने वाला हार्मोन है। गाय व भैंस का कृत्रिम रूप से डिलीवरी से पहले ही दूध निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को इसी कारण क्या कहा जाता है? पिटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, इसका दूसरा नाम आप खुद बता सकते हो कि ये कौन सा हार्मोन होगा? दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को क्या कहा जाता है? दुग्ध स्रावी हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पिटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है, इसके अलावा दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहा जाता है। दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो प्रसव की जो क्रियाएं होती हैं, प्रसव क्रियाओं के दौरान ये जनन नाल जिसको कहा जाता है बर्थ कैनाल को क्या करता है? ये रिलैक्स करता है, इसको संकुचित करता है। गर्भाशय को क्या करता है? संकुचित करता है, आराम देता है, रिलैक्स करता है।
क्या करता है भाई, रिलैक्स देता है, आराम प्रदान करता है। ठीक है, प्रसव क्रिया के दौरान जनन नाल को या बर्थ कैनाल को रिलैक्स करता है। कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डिलीवरी हार्मोन भी कहा जाता है, डिलीवरी हार्मोन, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहा जाता है, डिलीवरी हार्मोन। क्या कहा जाता है, पिटोसिन हार्मोन। क्या कहा जाता है, दुग्ध स्रावी हार्मोन। क्या कहा जाता है, ब्रथ हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रथ हार्मोन भी कहा जाता है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, प्रसव के लिए ऑक्सीटोसिन के अलावा रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है वह भी उत्तरदायी होता है। और इतनी बात बता देता हूं, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन क्या है, अलग अलग हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन है वो दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है आपके। ठीक है, क्या कहा मैंने, प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन के अलावा रिलैक्सिन जो हार्मोन है, रिलैक्सिन जो हार्मोन है वह हार्मोन भी उत्तरदायी होता है। मैं ये कह रहा हूं ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन जो हार्मोन है वे दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग, दूसरा हार्मोन पढ़ते हैं। तो जो हार्मोन आपका वो है वेसोप्रेसिन हार्मोन, जिसे कहा जाता है एडीएच शॉर्ट फॉर्म के अंदर, या इसको क्या कहा जाता है, मूत्ररोधी हार्मोन या एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन क्या प्रोसेस है, क्या क्वेश्चन आ सकता है इस सवाल से। पहली बात तो देखो डायरेक्ट ही पूछेगा आपसे, वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड स्रावित करती है। कैसा क्वेश्चन, वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि से। आपसे क्वेश्चन करेगा एडीएच हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। आपसे क्वेश्चन करेगा कि मूत्ररोधी हार्मोन एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। इसके अलावा देखो क्या क्वेश्चन बनता है, इसको मूत्ररोधी हार्मोन क्यों बोला जाता है, एंटी डाई यूरेटिक क्यों कहा गया है, वेसोप्रेसिन हार्मोन क्यों कहा गया है, इस चीज को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखो इसका जो काम होता है ना, इसका जो फॉर्म, इसका जो काम होता है, इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, अभी मैं समझाता हूं। देखो आपका जो यूरिन है, जो मूत्र है, इस मूत्र के अंदर जो जल होता है, क्या होता है, जल। इस जल को ले जाता है कौन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन यानी शॉर्ट फॉर्म में कौन सा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ये ले जाता है। और ये क्या करता है, आपकी जो अगर ये ब्लड वेसल्स हैं, आपकी रक्त वाहिकाएं हैं, और आपके रक्त में क्या करती हैं, इस जल को ढाल देती है। बात समझ में आई, जिससे क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाती है। बीपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखो अगर आपके शरीर में एडीएच हार्मोन ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो बीपी बढ़ेगी, पहली बात तो ये। ठीक है, अब ध्यान देना दूसरी बात, देखो आप आपसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई कौन से जीव का मूत्र है वो गाढ़ा होता है, तो आपने सुना होगा कि ऊंट का जो मूत्र होता है ना वो गाढ़ा होता है। क्यों होता है, ध्यान देना। देखो ऊंट के अंदर है वो एडीएच, ये मूत्ररोधी हार्मोन है ना, ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। रेगिस्तानी जो जानवर होते हैं, रेगिस्तानी जो जानवर होते हैं, इन रेगिस्तानी जानवर खास करके ऊंट के अंदर, रेगिस्तानी जो जानवर है ना ऊंट, इनमें क्या होता है, एडीएच है ना वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और एडीएच ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा ना तो इस यूरिन से ज्यादा जल आएगा, यूरिन से ज्यादा जल सोच लेगा, और ये कहां आएगा, रक्त में, रक्त वाहिकाओं में। पहली बात, एडीएच हार्मोन का क्या काम है, तो आप बताएंगे एडीएच हार्मोन का काम यह होता है यूरिन से जल को रक्त तक पहुंचाता है। यूरिन से
जल को रक्त तक पहुंचाता है। अब मेरी बात सुनना, यहां से ज्यादा अमाउंट में जल खींच के लेके आएगा, मतलब यूरिन में बहुत कम जल बचेगा, तो मूत्र कैसा होगा, गाढ़ा होगा। और मूत्र गाढ़ा होगा तो पेशाब क्या लगेगी भाई, उसको कम लगेगी। यूरिन क्या निकलेगा, यूरिन कम बाहर निकलेगा। तो ऊंट का जो मूत्र होता है वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है। आप देखो, जो व्यक्ति चाय पीते हैं ना, चाय, कॉफी या फिर अल्कोहल, इनका जो सेवन करते हैं, इनका सेवन करते हैं किसका, चाय का, कॉफी का और अल्कोहल का। इनका सेवन करने से क्या होगा, एडीएच जो हार्मोन है ना, इस एडीएच हार्मोन की क्या आएगी, कमी आती है। एडीएच हार्मोन की क्या आती है, कमी आती है। अब एडीएच हार्मोन की कमी आएगी तो इस यूरिन से जल क्या होगा भाई, कम अमाउंट में आप ले जा पाएगा। यूरिन से जो जल होता है उस जल को आप कम मात्रा में, ये एडीएच हार्मोन है वो लेकर के यहां रक्त में ढाल पाएगा। तो यहां पे जल का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जल का अमाउंट बढ़ जाने के कारण यहां पे यूरिन क्या होगा, पतला होगा। और पतला होने से क्या होगा, बार बार पेशाब लगेगी, बार बार पेशाब लगेगी। और इसी बार बार पेशाब लगने को एक बीमारी होती है, इसे कहा जाता है डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से हार्मोन की कमी के कारण डाईयूरेसिस बीमारी होती है, तो आप बताएंगे वेसोप्रेसिन हार्मोन के कारण, एडीएच हार्मोन के कारण, मूत्ररोधी हार्मोन के कारण, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के कारण, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के कारण। इतनी बात समझ में आई। वेसोप्रेसिन का काम क्या होता है, यूरिन से जल को उठाता है और रक्त तक पहुंचाता है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में एडीएच होगा तो पेशाब कम लगेगी, मूत्र कम लगेगा। और अगर कम मात्रा में एडीएच हुआ तो मूत्र बार बार लगेगा। और मूत्र बार बार लगने की जो बीमारी होती है उस बीमारी को क्या कहा जाता है, डाईयूरेसिस। 2-3 क्वेश्चन और छोटे छोटे बता देता हूं। मूत्र का जो पीला रंग होता है ना, पीला रंग, वो किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण भाई, यूरोक्रोम के कारण। इतनी बात समझ में। इसके बाद में मूत्र में जो गंध आती है ना, गंध आती है, वो एक तो विटामिन सी के जो प्रोडक्ट होते हैं इनके कारण आती है, विटामिन सी के कारण। एक आती है तुम्हारी अमोनिया के कारण, विटामिन सी और अमोनिया के कारण। ठीक है, ये आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन हो गया है। ठीक है, और एक बात और बताता हूं, एडीएच बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा हार्मोन, इसको मैं रब कर देता हूं। हमने पढ़ लिए हैं तीसरा हार्मोन आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से बनता है, अग्रभाग से बनता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, गर्भावस्था के बाद माता के स्तनों में दूध का निर्माण करना। पहली बात तो ये फीमेल में बनता है, ये बात ध्यान रखना, ये केवल किस में बनता है, महिला में बनता है। किस में बनता है, महिला में। और दूसरा, गर्भावस्था के बाद माता के स्तनों में दूध का निर्माण करना, ये इसका काम होता है, माता के स्तनों में दूध का निर्माण करना। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किस में बनता है, महिला में बनता है। ठीक है, और ये क्या करता है, शरीर में दूध की मात्रा को नियंत्रित करता है, शरीर में दूध की मात्रा को नियंत्रण करता है, मात्रा को नियंत्रित करता है। समझ में,
ये आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है। किससे है? दूध निर्माण। तो इसे दुग्ध निर्माण हार्मोन भी कहा जाता है, दुग्ध निर्माण हार्मोन भी कहा जाता है, दुग्ध निर्माण हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? प्रोलैक्टिन हार्मोन से। आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या करेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि से। आपसे पूछा जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है? शरीर में दूध की मात्रा को नियंत्रित करता है, शरीर में दूध की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला जो हार्मोन होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगला जो हार्मोन है वो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या काम करता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये महिला में बनता है। पहली बात तो किस में बनता है? महिला में। और क्या काम करता है? ये अंडोत्सर्ग का कार्य करता है। किसका काम करता है? अंडोत्सर्ग का कार्य करता है। किसका काम करता है? अंडोत्सर्ग का काम करता है। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, सेल्ट्रसिका, बैंड ऑफ आर्केस्ट्रा से, ठीक है। और क्या काम करता है? अंडोत्सर्ग का काम करता है, ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट हार्मोन पढ़ते हैं। देखिए अगला जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है आपका, वृद्धि हार्मोन। क्या काम करता है? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन की मैं एक बात बताता हूं, इसका भाई या तो अधिक स्रावित होगा ही, अधिक स्रावित होगा ही, या कम स्रावित होगा। और अगर ये कम स्रावित होता है ना तो इंसान क्या होगा भाई? बोनापन का शिकार होगा, बोनापन, ठीक है। और अधिक स्रावित होगा तो इंसान क्या होगा भाई? लंबापन होगा। अधिक स्रावित होगा तो व्यक्ति क्या होगा भाई? लंबापन होगा उसके अंदर। और अगर कम स्रावित होगा तो इंसान क्या हो जाएगा? बोनापन होगा। ये इसमें शिकायत होगी, ठीक है भाई। इसके बाद में जो लंबापन होता है ना इसको कहा जाता है भीमकायता। ये क्वेश्चन डी ग्रुप के अंदर आया था इस बार कि भीमकायता कौन से हार्मोन के अफेक्टिव के कारण होता है, तो आप बताएंगे वृद्धि हार्मोन के कारण। भीमकायता जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? वृद्धि हार्मोन के कारण। वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो आप लोग बताएंगे कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। इतनी सारी बात आप लोगों को पीयूष ग्रंथि के अंदर पढ़नी थी। इसके बाद में हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखो ब्रेन में 3 ग्रंथियां पाई गई, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे की बात करते हैं थायराइड ग्लैंड, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसको मैं मिटा देता हूं आगे की क्लास में, आगे के इसी वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। को कहा जाता है आउटू ग्लैंड। क्या कहा जाता है? आउटू ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे आउटू ग्लैंड। क्या कहा जाता है? आउटू ग्लैंड, ठीक है। कहाँ पाई जाती है भाई ये, तो आप बताएंगे भाई इसका लोकेशन होती है ना, इसकी स्थिति होती है वो होती है गले में। कहाँ पाई जाती है? गले में। संरचना कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बताएंगे इसका जो आकार होता है वो एच आकार का होता है। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? एच आकार का होता है। इसका कलर की बात की जाए, रंग कैसा होता है, तो रंग होता है इसका गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। इतनी बात समझ में आई? आप देखो इस थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन है वो स्रावित होते हैं। 2 हार्मोन है वो क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। अब इन दोनों हार्मोन की हम बात करते हैं। एक जो हार्मोन होता है वो तो होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है।
दूसरा जो हार्मोन है वो आता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इसको बोलेंगे हम लोग TH, थायरोक्सिन हार्मोन। इनका 2% तो पाया जाता है कैल्सीटोनिन, और 98% पाया जाता है कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को क्या कहा जाता है? आउटोग्लैंड। स्थिति कहाँ है? गले में पाया जाता है। आकार कैसा होता है? एच आकार का। कलर कैसा होता है? गुलाबी होता है। हार्मोन कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं, एक तो कैल्सीटोनिन हार्मोन, एक थायरोक्सिन हार्मोन। अब हम लोग इनको डिस्कस करते हैं डिटेल से कि भाई कैल्सीटोनिन हार्मोन से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, थायरोक्सिन हार्मोन से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान देना, एक चीज समझाता हूं आपको। भाई ये कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आप बोलेंगे कैल्शियम सर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बता देंगे। जैसे आप कहेंगे सर बालों में कैल्शियम पाया जाता है, दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा आप कह दोगे सर नाखूनों में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे सर ब्लड में भी कैल्शियम पाया जाता है। ब्लड में भी कैल्शियम पाया जाता है। देखो मैं पहले पढ़ा रहा हूं आपको कैल्सीटोनिन, उसके बाद में पढ़ेंगे थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ध्यान समझना आप लोग कि भाई अगर हम कैल्सीटोनिन की बात करें तो कैल्सीटोनिन है वो 2% पाया जाता है। कैल्सीटोनिन कितना परसेंट पाया जाता है? 2% पाया जाता है। कैल्सीटोनिन कितना परसेंट पाया जाता है? 2% पाया जाता है। तो एक सीधी सी बात कि कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? बालों में, दांतों में, हड्डियों में, नाखूनों में और ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है। देखो अगर ये कैल्सीटोनिन जिसका काम करना बंद कर दे, मेरी बात सुनना, यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लड के अंदर अगर मान लीजिए कैल्शियम का अमाउंट बढ़ रहा है, कैल्शियम का अमाउंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और अगर आपने क्या खाया? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या खाया? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का मतलब है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में मिलेगा आपको? टमाटर में मिलेगा। किसमें मिलेगा? टमाटर में। इसके अलावा तुम्हें मिलेगा पालक में। इसके अलावा मिलेगा तुम्हें मिर्च में। मिर्च के जो बीज होते हैं ना, उन बीजों में। कैल्शियम खाया आपने और ऑक्जेलिक एसिड खाया, कहने का मतलब टमाटर खाया या पालक खाया या मिर्च खाया, तो ये क्रिया करके बनाएंगे क्या? कैल्शियम ऑक्सोलेट। क्या बनाएंगे? कैल्शियम ऑक्सोलेट, जिसको क्या कहा जाता है? स्टोन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या बोला जाता है? पत्थरी बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम C2O4। ध्यान देना। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपसे कि भाई आपसे पूछ ले पहले तो कि पत्थरी कौन से एसिड के कारण होती है? तो ऑक्जेलिक एसिड। रक्त में कौन से खनिज पदार्थ की अधिकता होने के कारण पत्थरी होती है? तो आप बताएंगे कैल्शियम के कारण। अब लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? जिसका कैल्सीटोनिन काम कर रहा होता है, तो ये कैल्सीटोनिन क्या होता है कि ये जो ब्लड में अधिक, ये कैल्सीटोनिन क्या काम करेगा? जिसके पथरी नहीं होती ना, तो वो क्या काम करेगा कि ये कैल्सीटोनिन क्या करता है? ज्यादा जो अमाउंट में जो कैल्शियम है, उस कैल्शियम को आपकी जो हड्डियां होती हैं, आपकी जो बोन्स होती हैं, उन हड्डियों के पास क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। अधिक अमाउंट का जो कैल्शियम है वो कहाँ आ जाता है? तुम्हारा हड्डियों के पास आ जाता है। रक्त में जैसे जैसे कैल्शियम का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो ये कैल्शियम कहाँ आ जाएगा? आपका हड्डियों के पास आ जाएगा। उम्मीद है ये कैल्सीटोनिन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं
थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित हुए थे। एक हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन है, दूसरा आपका है थायरोक्सिन हार्मोन, जिनका अमाउंट कैल्सिटोनिन 2%, थायरोक्सिन हार्मोन 98%। ठीक है, ये चीज होगी यहां तक, इसको मिटा देते हैं। देखिए तुम लोगों की बहुत बड़ी शिकायत है, तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। देखो तुम लोग वीडियो को शेयर करो भाई, अकेले अकेले तुम लोग वीडियो देख करके बड़े बन जाते हो। ध्यान दीजिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन ये कितने परसेंट होता है? 98% होता है। कैसे सवाल बन सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन से, इनकी हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान देना, इसके अंदर 65 से 70% क्या होता है? आयोडीन होता है। 65 से 70% आयोडीन होता है। किसके पास? थायरोक्सिन हार्मोन के पास। देखो अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो जाहिर सी बात है किसकी कमी होगी? आयोडीन की कमी होगी। आयोडीन की कमी होगी, और जब जब आयोडीन की कमी होती है तो उस कंडीशन में पीयूष ग्रंथि क्या काम करती है? पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड से TSH हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है, और इस हार्मोन की वजह से थायरोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। थायरोनिन का अमाउंट क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। थायरोनिन का अमाउंट बढ़ने से थायराइड है वो आपकी क्या हो जाती है? फूल जाती है, और थायराइड फूल जाने के कारण से इसी रोग, थायराइड फूल जाती है और इसको कहा जाता है हाइपोथायरिज्म। रोग कौन सा हो जाता है? तो ये रोग क्या कहलाता है? इस रोग को बोला जाता है हाइपोथायरिज्म। हाइपोथायरिज्म इसे ही बोला जाता है घेंगा, या कहलाता है क्या है? ग्वाइटर, या क्या कहलाता है? गलगंड। आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर समझ में नहीं आया तो आपसे पूछा जाएगा हाइपोथायरिज्म किसकी कमी के कारण होता है, तो आप बताएंगे आयोडीन की कमी से। आपसे पूछा जाएगा कौन से हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो आप बताएंगे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। किसके कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण से। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। एक बात तो ये है, दूसरी बात और एक चीज और बताता हूं मैं। दूसरी बात ये है, अगर मान लीजिए थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आई और आयोडीन की भी क्या हुई? कमी आई। थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हुई? कमी, तो आयोडीन की भी क्या आएगी भाई? कमी आएगी, और आयोडीन की कमी आने से यहां पे वजन क्या हो जाता है इंसान का? ज्यादा हो जाता है। वजन क्या होता है? ज्यादा, और शरीर पे क्या आने लगती है? सूजन आने लगती है भाई। क्या आने लगती है? सूजन आने लगती है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जिस व्यक्ति में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? उसका आयोडीन की कमी है। यानी अगर बच्चे की बात करूं मैं, ये कंडीशन किसके अप्लाई करें? बच्चे पे, तो उसका मानसिक विकास में क्या हो जाएगी भाई? रुकावट पैदा हो जाएगी। याद रखना, मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन जो होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। बच्चे के मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। जब थायरोक्सिन हार्मोन का अमाउंट गिरेगा तो आयोडीन की मात्रा भी गिरेगी, लेकिन बच्चे में क्या होगा? बच्चे का मानसिक विकास नहीं होगा। मानसिक विकास है वो नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, याद रखना। और अगर बच्चा मानसिक विकास तो हुआ नहीं है, उसका बिल्कुल से छोटा रह गया, इसके अलावा अगर बच्चा बोना भी है, बिल्कुल से छोटा हो गया, बोनापन का शिकार है, तो ये जो रोग कहलाता है ना, इस रोग का नाम होता है जड़ मानवता।
कौन सा रोग होता है? जड़ मानवता। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जड़ मानवता रोग कौन से हार्मोन की कमी के कारण होता है? आपसे कहेंगे थायरोक्सिन हार्मोन। बच्चे के मानसिक विकास के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा खनिज उत्तरदायी है? आयोडीन की। ठीक है, आपसे कहेगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आप बताएंगे हाइपोथायरिज्म या घेंगा या ग्वाइटर या गलगंड। आपसे कहा जाएगा कौन से हार्मोन की कमी से ये चीजें होती हैं, तो आप बताएंगे गलगंड की, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। और जब इसकी अधिकता हो जाती है, ध्यान देना, अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो आयोडीन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। और आयोडीन का अमाउंट बढ़ने के कारण एक तो ये होगा कि भाई इंसान का जो वजन है ना वो कम हो जाएगा। वजन क्या होगा? कम होगा। आंखों की जो पुतलियां हैं ना वो बाहर आ जाएंगी। आंखों की पुतलियां बाहर आ जाएंगी। आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं। आंखों की जो पुतलियां हैं वो बाहर आ जाती हैं। और ये जो बीमारी कहलाती है, इस बीमारी को कहा जाता है ग्रेव बीमारी। क्या कहा जाता है? ग्रेव बीमारी। ठीक है, आप देखो इसके जो कार्य होते हैं वो मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, वैसे बता रहा हूं। थायरोक्सिन हार्मोन, पहली बात तो बच्चे के मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा, शरीर का जो टेम्परेचर होता है उस शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। शरीर के ताप का नियंत्रण करता है कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि? तो आप बताएं, हाइपोथैलेमस भी शरीर का तापमापी कहला जाता है, शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। इसके अलावा जो बीएमआर है, बेसल्स मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचयी दर को नियंत्रण करता है। आधार उपापचयी दर को नियंत्रण करता है। कौन करता है भाई? थायरोक्सिन हार्मोन। आधार उपापचयी दर को नियंत्रण करता है। कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। शरीर के तापमान को नियंत्रण कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। दो कार्य हो गए। बच्चे के मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है? मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन, तो आप बताएंगे कौन सा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। तीन। चौथा, शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल, इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। इतने सारे काम थायरोक्सिन हार्मोन के होते हैं। और थायरोक्सिन हार्मोन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। आपसे ये पूछा जाए अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे थायरोक्सिन हार्मोन को। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहा जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन को। ठीक है, चैप्टर आपका क्लियर चलता रहेगा। कितनी ग्लैंड हो चुकी हैं? 2 आज हो चुकी हैं, 2 पीछे वाले वीडियो में होगी, 4। इसके बाद में अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा पैराथायराइड, थाइमस और एड्रेनलिन ग्लैंड पे। तो कल मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा आगे वाला। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से कि सर ये थोड़ा सा इस तरीके से लिखो या पूरा बोल करके लिखा हो, पूरा अच्छे से नोट्स बनाओ। जैसी भी आपको ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, बता सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई सुझाव देना है तो सुझाव भी दे सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।